Hello, my dear aspirants. I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, इसमें हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। देखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक कॉपी पेन रख लें, जो चीज़ें आपने अपने नोट में ऐड नहीं की हुई कर लें। चलिए, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे JKSSB सुपरवाइज़र हो, पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, अगर साइंस के सिलेबस आपको मेंशन्ड है तो इस पे से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही हैं हर एक एग्ज़ाम में। UPSC, SSC, CGL एग्ज़ाम, कोई भी पेपर उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया होता है। तो JKSSB का तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। चलिए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कंसेप्ट आज क्लियर हो जाए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पहला क्वेश्चन आज का पूछा जा चुका है। यहाँ पे डैश इज़ डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग देम एंड विद द ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मटीरियल्स। आपसे पूछा गया कि डैश इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ वाटर का, सम टोटल एयर का, लैंड का एंड इंटर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है इनके बीच में और ह्यूमन बींग्स के साथ और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या किसी अदर मटेरियल के साथ, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, नेचर रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हम बात ही किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट की, यानी कि इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट की अगर जब बात की जाती है डियर एस्पिरेंट, से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट कहाँ से डिराइव हुआ है। इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, जिसका मतलब है टू इन सर्कल आर सराउंड। इतना आपने याद रख लेना है, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा लेकिन बड़ी काम की होंगी। एज़ पर द डेफिनेशन गिवन इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो 1986 का हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फिज़िकल, जितनी भी फिज़िकल है हमारे पास, एंड जो हमारे पास बायोलॉजिकल सराउंडिंग है एक ऑर्गेनिज्म की, अलॉन्ग विद देयर इंट्रैक्शंस। फिर इसमें ऐसा भी कहा गया है, environment is thus defined as some total of water, air and land and the interrelationship that exist among them, okay, and with the human beings, other जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मटेरियल्स, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन सेकंड हमसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे डैश इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंट्रैक्ट। ये एक स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की, एंड हाउ, कैसे ये इंट्रैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ एंड अराउंड देम, और उनके इर्द गिर्द। बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी। देखिए, इकोसिस्टम की जब बात की जाती है, इन्वायरमेंट और हमारे पास इकोलॉजी का ये एक पार्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ, कि किसकी स्टडी? ऑर्गेनिजम्स की, एंड हाउ दे इंट्रैक्ट विद द इन्वायरमेंट अराउंड देम। ये आपने याद रखना है। चलिए, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स द लिविंग वर्ल्ड। और ईपी ओडम ने क्या कहा था? ही रेफर्ड इकोसिस्टम एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए डियर एस्पिरेंट्स के, किसने इकोसिस्टम को रेफर किया है एज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास ईपी ओडम आदमी का नाम था। और इकोलॉजी की डेफिनेशन ये वाली जो है, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स द लिविंग वर्ल्ड, ये हमारे पास ईपी ओडम ने दी है। और भी बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे इकोलॉजिस्ट थे, लेकिन अगर बात की जाती है, ये वन ऑफ द मेन है, ठीक है। फिर चार्ल्स एल्टन भी एक नाम आता है। उन्होंने कहा था कि इकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चार्ल्स एल्टन ने क्या कहा था कि इकोलॉजी को जब डिफाइन किया जाता है तो किस तरह से, इकोलॉजी को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया, इकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिफाइंड इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री। अभी ही मैं आपको बता रहा था कि किसने डिफाइंड किया इकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री के तौर पे। देखिए, आप ये ना समझे कि ये आपको सिर्फ फीमेल सुपरवाइज़र में ये टॉपिक काम करेगा या हेल्प करेगा। आप लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं
अगर ये टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन्ड हैं तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। ये लेक्चर सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो जेके एसएसबी का सिलेबस है उसको माइंड में रख के ये क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हॉलैंड, बोरिंग, इपियोडम, चार्ल्स एल्टन। तो डियर एस्पायरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स एल्टन ने डिफाइन किया था इकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री के तौर पे। चलिए, अभी हम बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट की रिवीजन हो जाए, जो जो चीज़ें आज तक आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी रिवाइज हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, डैश इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। क्या पूछा गया? डैश इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है इकोलॉजी का, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। इकोसिस्टम है, बायोलॉजी है, पेडोलॉजी है, नन ऑफ दीज। तो आपको सामने पता चल गया होगा इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम ये आपने याद रखना है। देखें, इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। देखें, अगर आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो इसलिए कि यूट्यूब पे डेली लेक्चर्स आते हैं, फेसबुक पे कभी कभी अपलोड होता है, ये लेक्चर हमारा फेसबुक पे भी अपलोड होता है। बाकी यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा होगा, व्हाट्सएप का आइकन इसलिए कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो वो भी ऐड हो सकते हैं, इसका नंबर मैं आपको लास्ट पे दे दूंगा। बाकी एक बात और मुझे याद आई, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं सर आप जो मॉक टेस्ट हमारे डेली लेते हो स्पेशलाइजेशन के, खास करके जो फीमेल सुपरवाइज़र वाले हैं, बात मैं उनको बताऊं कि अभी मैं जो एमसीक्यूज़ लाता हूँ वो डेली प्रिपेयर करता हूँ, फिर आपका मॉक टेस्ट लेता हूँ। जब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो आपको कंपाइल पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको परेशान नहीं होना, जो भी पटवारी वाले हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपरवाइज़र की, दोनों के लिए एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट रखा जाएगा। अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो फिर हम और मॉक टेस्ट लाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी पे नहीं करना है, बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें ये होगा कि आपको जो आपकी आंसर शीट होती है जिस पे आपने मार्क करना है वो भी सेंड कर दी जाएगी। आपको जाना है कंप्यूटर वाले के पास, जो हमारे पास, आपने क्या करना है वहाँ पे उसकी प्रिंट निकलवानी है, दोनों की, पीडीएफ की भी प्लस उसकी भी। तो फिर आपने क्या करना है, घर में बैठ के आराम से एक टाइम टेबल बना के टाइमर सेट करके 120 मिनट्स में आपने उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। जो जो सेक्शंस भी होंगी सब पे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, लेकिन 25 के बाद ऐसा होगा, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था, टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइंड बाय एजी टॉन्सले एन इंग्लिश बॉटनिस्ट इन। देखें, आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो टर्म इकोसिस्टम है ये सबसे पहले किसने काइंड की थी? एजी टॉन्सले ने की थी, ठीक है। एक इंग्लिश क्या था, ये बॉटनिस्ट था, इन 1935, 1981, 1952, 1920। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट काइंड बाय एजी टॉन्सले एन इंग्लिश बॉटनिस्ट इन 1935। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अब से भूलना नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट। कि जो स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, ये करेक्टराइज होता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट के साथ? बायोटिक कंपोनेंट के साथ, एबायोटिक के साथ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए, बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर व्हाट मेक अप इकोसिस्टम। ये किसको बनाते हैं? इकोसिस्टम को बनाते हैं। बायोटिक फैक्टर की जब बात की जाती है, बायो का मीनिंग ये होता है लाइफ। क्या होता है, आपसे कोई पूछे? लाइफ। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग थिंग्स विद इन एन इकोसिस्टम। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, वो बायोटिक फैक्टर्स में आती हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें। जबकि ए बायोटिक जो होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं। क्या? जब ए वर्ड लग गया तो इसका मतलब इसका नेगेटिव सेंस है, इसका अपोजिट है बायोटिक का। तो ए बायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सच एज वाटर की बात करें, सॉइल की बात करें एंड एटमॉस्फेयर की बात करें, ठीक है। द वे दीज कंपोनेंट इंटरेक्ट इज क्रिटिकल इन एन इकोसिस्टम। तो ये बायोटिक
बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपने अब याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या फिर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपका इनको मतलब पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, डैश ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड सच एज ट्रीज, शर्ब्स, ग्रास, एल्गी, लाइकन, सीवीड एंड सम बैक्टीरिया। कौन से ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खुराक क्या करते हैं, बनाते हैं, जैसे ट्रीज़ की बात करें, शर्ब्स की बात करें, ग्रास की बात करें, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं ज़रा क्या होगा। डियर एस्पिरेंट्स बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ट्रीज़ की बात करें, श्रब्स की बात करें, ग्रास की बात करें, एल्गी की बात करें, लाइकन की बात करें, सीवीड्स की बात करें और बैक्टीरियाज़ की कुछ बैक्टीरियाज़ की बात करें। ऑल ऑफ दीज आर ग्रीन इन कलर, ये सारे के सारे ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल। अच्छा ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होती है, ठीक है। दैट ऑब्जॉर्व्स द एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सन से क्या करती है, एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और फिर उसको यूज़ करती है अपने खाने के लिए। समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश और हेटेरोट्रॉफ्स, इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, और ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर एनर्जी। बताएं जो दूसरों को कंज्यूम करके अपना खाना तैयार करते हैं, अपने आप को एनर्जी देते हैं, वो कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, नन ऑफ दीज। इनको हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। बताएं ज़रा आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पायरेंट्स यहाँ पे कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, और ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर एनर्जी। ओके, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, ये सन से लेते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात करें, एल्गी की बात करें, साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ये एनर्जी गेन करते हैं डायरेक्टली बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके फ्रॉम द सन से टू देयर फूड में, थ्रू किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे पास प्लांट है, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ये अपनी एनर्जी को गेन करते हैं डायरेक्टली किस तरह से, बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब से भूलना नहीं है। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डियर एस्पिरेंट्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया आपसे, डैश इन एन ऑर्गेनिज्म दैट मोस्टली फीड्स ऑन प्लांट, कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किस पे फीड करता है, प्लांट्स पे। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टिनी इंसेक्ट्स, और ये टिनी इंसेक्ट्स से लेकर सच एस एफिड्स टू लार्ज तक जाते हैं, लगभग एलिफेंट तक भी जाते हैं। तो बताइए कौन से ऑर्गेनिज्म से जो फीड करते हैं प्लांट पे, ओमनीवोरस हैं। अब बात याद रखना, स्टेटमेंट समझना, फीड्स ऑन प्लांट्स, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हेर्बीवोरस, नन ऑफ दीज। अब सर आप कह रहे होंगे सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट में आता है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस भी कह सकते हैं, आर दोज एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो पौधों पे अपना गुजर बसर करते हैं, उनके पत्तों पे करते हैं, फ्रूट्स पे करते हैं, एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड फॉर न्यूट्रिशन के लिए। ओके, और दूसरे प्लांट्स को ये अपना न्यूट्रिशन का सोर्स बनाते हैं। चलिए, दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, एंड ऑक्यूपाई लेवल 2, क्योंकि पहले प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर के बाद एक ट्रॉपिक लेवल में हमारे पास कंज्यूमर आते हैं। अब देखिए लेवल 2 आर हायर इन द फूड चेन। काऊ की बात करें, गोट की बात करें, ग्रेफी की बात करें, शीप की बात करें, एंड जेब्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स, क्योंकि ये सिर्फ घास को खाते हैं इसलिए ये हर्बीवोर्स हैं। ओके, हम तो नहीं ना घास खाते हैं, हम बात क्या है, हम प्लांट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, तो हम किस में आ जाएंगे, हम इसमें नहीं आएंगे, हम ओमनीवोरस में आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रेगुलरली कंज्यूम्स ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। अब समझना, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेगुलरली कंज्यूम्स करते हैं वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को, इंक्लूडिंग प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, एल्गी को भी, फंजाई को भी। बताएं क्या होगा आंसर, डिट्रेटिवोर्स, डिकम्पोजर, ओमनीवोर्स, नन ऑफ दीज। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमनीवोर्स। अभी ही तो बता रहा था डियर एस्पिरेंट्स, तो इसका आंसर है ओमनीवोर्स ऑर्गेनिजम्स दैट रेगुलरली कंज्यूम्स ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी एंड फंजाई। ओके
दे रेंज इन साइज़ फ्रॉम, ये भी किस रेंज में साइज करते हैं, सॉरी ये रेंज करते हैं इन साइज़ फ्रॉम टीनी इंसेक्ट्स लाइक आंट्स से लेकर टू लार्ज क्रिएचर्स लाइक पीपल तक, लोगों तक जाते। ह्यूमन बींग्स की बात करें ये ओमनीवर्स हैं। हम क्या हैं जी, हम ओमनीवर्स की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी आपसे पूछ ले हम क्या है, ओमनीवर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, पीपल एट प्लांट्स को भी खाते हैं, सब्जियों को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, और एनिमल्स को यानी मीट वगैरह को भी खाते हैं। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फीड करते हैं डेड यानी मरे हुए या डिकेइंग जो सड़ गल जाता है मटेरियल प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसके ऊपर कौन फीड करते हैं, उससे कौन अपना न्यूट्रिशन लेते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, बताएं ज़रा। डेट्रिटिवोर्स, ओमनीवोर्स, डिकम्पोजर्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिट्रिटिवोर्स, याद रखना। और इनकी एग्जाम्पल क्या है, ये फीड तो करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर पे, लेकिन आपसे पूछी जाती है एग्जाम्पल, तब आप फंस जाते हो। सच एज अर्थवॉर्म्स, ओके, डंग फ्लाइज एंड हमारे पास वुड लाइस, ये सारे के सारे किसकी एग्जाम्पल हैं, ये डिट्रिटिवोर्स की एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया डियर एस्पायरेंट्स आपसे, डैश फीड ऑन डेड थिंग्स। कौन से जो है वो डेड थिंग्स पे तो फीड करते हैं, डेड प्लांट मटेरियल्स पे भी करते हैं, जैसे लीफ लिटर यानी जो पत्तों की गंदगी हो गई, एंड वुड एनिमल्स की बात करते हैं, कैकेसिस की, एंड फीसिस जो गंदा मटेरियल होता है अनवांटेड मटेरियल पे जो फीड करते हैं। ये कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिकम्पोजर्स। देखिए डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेड थिंग्स, ठीक है, डेड प्लांट्स मटेरियल सच एज लीफ लिटर एंड वुड एनिमल्स कार्कासेस एंड फीसेस, दे परफॉर्म ए वैल्यूएबल सर्विस एज अर्थ क्लीन अप स्क्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है आया हुआ, जो भी मैंने बुक उठाई है आज तक MCQs की, उसमें ये ज़रूर लिखा होता है कि जो ये हमारे पास है ना, ये अर्थ क्लीनर्स हैं, ये साफ़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी डेड चीज़ होगी, जब उसको आप कहीं फेंकोगे साइड पे, तो उसको जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वही तो डिकम्पोजर्स में आते हैं। इनको इन्वायरमेंटल क्लीनर कहा जाता है। विदाउट डिकम्पोजर डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट्स एंड डेड एनिमल्स वुड पाइल अप एवरीवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश फैक्टर इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इट्स एनवायरनमेंट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नॉन लिविंग पार्ट है, ए बायोटिक, बायोटिक, लिविंग फैक्टर, नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है, पहले ही समझा चुका हूँ। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर एग्जांपल्स इसकी क्या हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बायोटिक की एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ओके। और एक मैरीन जो हमारे पास इकोसिस्टम है मैराइन, उसमें ए बायोटिक फैक्टर क्या होंगे, सैलिनिटी होगी एंड ओशन करंट्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चन को फ्रेम करने में। मेरे सुबह से लगभग 3 आवर्स इसमें कंज्यूम हो गए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में, कि कैसे जो है वो आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाया जाए, कैसे आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल परफेक्टली किया जाए, ताकि आपको जब रिवीजन करनी हो आप MCQs लगाएं तो आपको प्लस कंसेप्ट भी समझ में आए, ताकि कहीं फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो ए बायोटिक एंड जो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स है, ये वर्क टूगेदर करते हैं तो टू क्रिएट ए यूनिक इकोसिस्टम। तो क्या क्रिएट करते हैं, यूनिक इकोसिस्टम, ठीक है। मेरी ये कोशिश होती है कि आप जब भी हमारे चैनल लर्न विद मीज़ू के चैनल पे आएँ, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए मुझसे कि मीज़ू सर हमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे, है ना। जो भी टॉपिक में लाऊं उससे आपको कोई फ़ायदा हो, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा, वरना मेरा ये कंटेंट लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर केमिकल फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। अब केमिकल फैक्टर पूछ लिए इकोसिस्टम के, लेवल ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, पीएच, सैलिनिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बताएं ज़रा क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी, ओके। केमिकल फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम में लेवल ऑफ ऑक्सीजन भी आता है हमारे पास, पीएच, सैलिनिटी भी आती है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर फिजिकल फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। अब आपसे पूछ लिया फिजिकल फैक्टर कौन से हैं, लाइट, रेडिएशन, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पायरेंट्स ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर हैं इकोसिस्टम के। जब हम बात करते हैं दे इंक्लूड फैक्टर्स सच एज लाइट की बात करते हैं, रेडिएशन की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, केमिकल्स की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं। ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, याद रखना। इन सम इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट में क्या होता है, सच एज मैरीन इन्वायरमेंट में प्रेशर एंड साउंड जो होता है वो कैन बी इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 16, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के वैसे फंक्शन क्या हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यहाँ तक कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट में यूपीएससी लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बताएं, इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, या फिर इट सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर स्टेबिलिटी, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आर एज फॉलोज, इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम एंड रेंडर्स स्टेबिलिटी, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, और इट मेंटेन्स ए बैलेंस अमॉन्ग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। आपसे ये काम आपने इसके याद रखने हैं कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है एनर्जी का एक इकोसिस्टम में, वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूनी डायरेक्शनल। ओके, द एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम मीन्स द पाथ वे एनर्जी टेक्स टू मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। के जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर, उसका मतलब ये हुआ कि जो पाथवे, जो एनर्जी टेक लेती है टू मूव करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक इकोसिस्टम के अंदर। द एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल एंड इज टिपिकली, अगर हम बात करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी की शक्ल में ये होती है, जो फ्लो करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। समझ आया? ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द फर्स्ट टू लॉज ऑफ। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनर्जी फ्लो होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, वो गवर्न्ड किसके थ्रू होता है, बाय फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, न्यूटन लॉ, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, डियर एस्पिरेंट्स, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। इतना आपने याद रखना है, थर्मोडाइनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना एनर्जी क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट इट कीप्स चेंजिंग, ये चेंज होती रहती है फ्रॉम वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सिमिलरली इन एन इकोसिस्टम में द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सन होता है। ये आपने याद रखना, क्या होता है, सन होता है, एंड दिस एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। चलिए फिर ये हमें कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कहता है, स्टेट्स दैट व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सम पार्ट ऑफ इट्स लास्ट, कि कुछ पार्ट इसका लॉस्ट हो जाता है एज हीट के तौर पर टू द सराउंडिंग्स में, और दस द एनर्जी एट वन लेवल इज नेवर कंप्लीटली ट्रांसफर टू अनदर। दोनों में फ़र्क याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है, और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी टू फिक्स्ड एनर्जी आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रेडिएंट एनर्जी को फिक्स्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स, नन ऑफ दीज। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑटोट्रॉफ्स। क्या, ऑटोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं रेडिएंट एनर्जी को फिक्स्ड एनर्जी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, व्हाट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, यहाँ पे भी लिखना था या व्हाट भी चल सकता है, व्हाट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ ट्रांसफॉर्म रेडिएंट एनर्जी टू इनटू केमिकल एनर्जी। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, किसको, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखिए फोटोसिंथेसिस की जब बात की जाती है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये सारे के सारे क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में। ये याद रखना, किसकी शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में या फिर दूसरे शुगर्स की शक्ल में। द प्रोसेस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स। और ये प्रोसेस कहाँ पे अकर करता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल्स का, वहाँ पे जो जहाँ पे वेयर क्लोरोफिल जो पिगमेंट होती है दैट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, उसको देती है, और ऑब्जर्व लाइट एनर्जी। आप समझ आ गया? चलिए आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया, डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मिक्स ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेट इन एरिया चेंज ओवर टाइम, ग्रेजुअली दीज कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर until a climax community like a mature forest is reached or until a disturbance like a forest fire occurs। बताएं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड वेब, फूड चेन, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिक्स ऑफ स्पीशीज़ होती हैं एंड हैबिटेट, एक एरिया का जो है वो चेंज होता है वक्त के साथ साथ। वहाँ पे ग्रेजुअली यकीनन क्या होता
होता है कि एक कम्युनिटी को रिप्लेस करके दूसरी आ जाती है। एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी को कहते हैं, जैसे कि एक मैच्योर फॉरेस्ट होता है वो रीच पहुंचता है, और अनटिल एक डिस्टर्बेंस होती है जैसे कि फायर का अकर होना, इस तरह से। इसमें कुछ टाइप्स भी होती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखें, जो हमारे पास डियर एस्पायरेंट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना, ये स्टार्टिंग होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़ में, या फिर सबस्ट्रेटा भी कह सकते हैं। और उनके नाम पता है क्या क्या होते हैं? एक हम बात कर सकते हैं हाइड्रोसैरी, ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोसैरी, या फिर इसे हाइड्रैक भी कहते हैं, यानी स्टार्टिंग इन वाटर बॉडीज़ में, जहाँ पे किसी कम्युनिटी की लाइफ स्टार्ट होती है। वाटर बॉडी एरियाज जैसे कि लाइक कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, या कोई स्वैम्प जगह हो सकती है ना, वहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं, एक हाइड्रोसैरी होता है, और दूसरा एक हमारे पास नाम होता है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरिया होता है उसे मिज़ार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मिज़ार्च। ओके, ये क्या होता है? मिज़ार्च की जब बात की जाती है, स्टार्टिंग इन एरिया ऑफ एडिक्वेट मॉइस्चर, जो मॉइस्चर वाला एरिया होता है वहाँ पे, ठीक है, एडिक्वेट मॉइस्चर जहाँ पे होता है। उसके बाद होता है ज़ीरो सैरी या जिजार्च। अब ये क्या होता है? ज़ीरो सैरी का मतलब होता है इन ड्राई एरिया में किसी कम्युनिटी की लाइफ स्टार्ट होना, ड्राई एरिया में। कहाँ पे? एक ड्राई एरिया में, जहाँ पे लिटल मॉइस्चर होगा। क्या होगा? लिटल मॉइस्चर होगा। और ये भी आगे बहुत तरह की टाइप की होती है। ज़ीरो सैरी की बात करें तो ये हमारे पास इसमें एक लिथोसैरी आता है, एक टाइप इसमें लिथोसैरी। ओके, एक होता है हमारे पास सेमोसैरी, ठीक है, सेमोसैरी। और एक आता है हेलोसैरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। ये लिथोसैरी का मतलब हो गया है जो बेयर रॉक के ऊपर, कोई बेयर रॉक है उसके ऊपर कोई लाइफ का स्टार्ट होना, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। सेमोसैरी का मतलब हो गया स्टार्टिंग ऑन ए सैंड। कहाँ पे? ऑन सैंड। सैंड क्या होता है? कोई रेत वाली जगह, ठीक है। हेलोसैरी का मतलब होता है सैलाइन साइल के ऊपर, ठीक है। तीसरी जो मैंने टाइप लिखाई, सैलाइन सॉइल। इतने समझ आ गया? ओके डियर एस्पायरेंट्स, आ गया होगा। लेकिन प्रोसेस ऑफ जो सक्सेशन है ना, ये हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन है ये टेक प्लेस करता है एक सिस्टमेटिक आर्डर में, या फिर आप उन्हें सिक्वेंशियल स्टेप्स भी कह सकते हैं। सिस्टमेटिक आर्डर जो होगा वो इसका जो होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है नुडेशन। क्या होता है? नुडेशन, ये जो हमारे पास। दूसरा होता है इन्वेजन। क्या होता है? इन्वेजन, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास तीसरा होता है कंपटीशन, या को एक्शन भी कहते हो आप उसे, कंपी नोट कर सकते हैं, कंपटीशन आ को एक्शन, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास फोर्थ वन होता है वो रिएक्शन। क्या होता है? रिएक्शन, रिएक्शन जिसे आप कहते हैं। और फिर हमारे पास होता है स्टेबिलाइजेशन। लास्ट जो फिफ्थ वन है ना, वो क्या होता है? स्टेबिलाइजेशन, STABILIZATION। अब देखें, जो मैंने आपको ये बताया ना, आप वीडियो को पॉज करें, बैक करके दोबारा से लिख लें। नुडेशन का मतलब ये होता है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। कि डेवलपमेंट हो जाना, नुडेशन की बात कर रहा हूँ, कि डेवलपमेंट में शॉर्ट में बताऊँगा। नुडेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ए बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। डेवलपमेंट किसकी होना? बेयर एरिया की, बेयर एरिया, बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। अब ये बेयर एरिया क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई ग्रोथ नहीं होती, विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, बंजर सी ज़मीन, विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। फिर हमारे पास इन्वेजन होता है। इन्वेजन का मतलब ये होता है कि ये अपने याद रखें, जो दूसरा स्टेप इन्वेजन समझाया था, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सुन रहे हैं आप मुझे, कि सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट हो जाना वन और मोर स्पीशीज़ का ऑन ए बेयर एरिया। थ्रू किसके थ्रू? मतलब अगर वो सक्सेसफुल जो हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट होगी किसी स्पीशीज़ की एक बेयर एरिया के अंदर, उसे इन्वेजन कहा जाता है। और ये थ्रू डिस्पर्सल की वजह से होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई डिस्पर्ट हो गई, कोई चीज़ चली गई, या फिर माइग्रेशन की वजह से हो सकता है। इतना आप समझ सकते हैं। फिर कंपटीशन का मतलब होता है कि जब तीसरा स्टेप है कि जो हमारे पास एज द मेंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रोज देयर, जैसे ही वो वहाँ पे ग्रो करेंगे तो उनके बीच में कंपटीशन आ जाएगा, बहुत इंटर स्पेसिफिक यानी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, एंड इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीशीज़। किसके लिए वो कंपटीशन होगा? फॉर स्पेस के लिए हो सकता है, वाटर के लिए हो सकता है, न्यूट्रिशन के लिए होता है। तो दे इन्फ्लुएंस ईच अदर इन ए नंबर ऑफ वेज, वो अपने आप को एक दूसरे को इन्फ्लुएंस्ड करेंगे बहुत सारे तरीकों से, तो उसे को एक्शन कहा जाता है, COACTION, जो मैंने कहा था ना, कंपटीशन एंड को एक्शन। तो फिर लास्ट पे रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होगा? फोर्थ वन जो था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो यूज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। जो उनका सबस्ट्रेटा है जिसके ऊपर वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो कर रहा है, उसका जो सबस्ट्रेटम है, उसका जो बेस है, उससे अगर वो क्या ले रहा है,
पानी को यूज़ कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रहा है, एंड इन टर्न उसके क्या होगा, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट पे, उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा जो मॉडिफाइड होगा टू ए लार्ज एक्सटेंट पे, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। फिर हमारे पास स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास सक्सेशन अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इन ए मोर और लेस स्टेबल कम्युनिटी, उसे क्लाइमैक्स कहते हैं, और विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट। और क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ जो होती हैं ये करेक्टराइज होती हैं बाई किसके थ्रू, मैक्सिमम बायोमास के थ्रू, एंड सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअली जो बेनिफिशियल लिंकेज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपने नोट किए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेस इज़ नोन एज, कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसमें जो इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेस होता है वो किस नाम से जाना जाता है, एसिस, क्लाइमैक्स, न्यूडेशन, सैरी। तो याद रखना इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है ए कंप्लीट सक्सेशन जब होता है प्लांट कम्युनिटीज़ का, विच रिजल्ट इन द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ओके, इज सैरी। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इज कंपोज ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़। अब ये किससे बनती है, कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ दैट चेंज विद टाइम, जो चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, और दीज कम्युनिटीज़ आर नोन एज सैरल स्टेजेस कहा जाता है, ये सैरल कम्युनिटीज़ इनको कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ ए फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, ए लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, फूड वेयर लॉक्ड बाई चेन, पाथवे दैट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाथवे दैट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। ए फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स और जो एनर्जी होती है पास होती है एज वन ऑर्गेनिजम्स ईट्स अनदर। जैसे एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, इस तरह से वो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है स्टेप बाय स्टेप हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, एक फूड चेन में ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, है ना, डिफाइंड बाय यहाँ पे हाउ मैनी एनर्जी ट्रांसफर्स सेपरेट इट फ्रॉम द बेसिक इनपुट ऑफ द चेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन करेक्टली डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको पता चलेगा इस एग्जांपल से कि कैसे जो है फूड चेन के अंदर करेक्टली डिस्क्राइब किया जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी को एक इकोसिस्टम के अंदर। जैसे ग्रास है, घास को क्या पहले शेर खाएगा, उसे ह्यूमन खाएंगे, ये सही है क्या एनर्जी ना, जो हमारे पास फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है, नहीं इस तरह से तो नहीं होता कि घास को शेर खाए और शेर को आगे से हम खा जाए ना। काऊ है तो उसको पहले काऊ है उसको घास खाएगा फिर लायन खाएगा, नहीं ये भी गलत। तो घास है तो उसे गोट खाएगी, उसे ह्यूमन, हाँ ये थे तो ठीक है। और लीफ पत्ता है उसे बर्ड खाएंगे फिर लिजर्ड, ना गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ग्रास, क्योंकि घास है, घास होगा उसको जो गोट है वो खाएगी, गोट को आगे ह्यूमन खा जाते हैं, इस तरह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैरोट रैबिट फॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताएं ज़रा, ये कह रहा है कि जो कैरोट है, रैबिट है, ये फॉक्स है, ये किसकी एग्जाम्पल है, फूड वेब, फूड चेन, फूड साइकिल, फूड राउंड। पहले कैरोट थी, फिर उसको रैबिट ने खाया और फिर उसे कौन खा गया, उसे आगे खा गया जी हमारे पास फॉक्स, लोमड़ी खा गई। बताएं ज़रा इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिंक इन ए फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू अपेक्स प्रीडेटर। देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है फूड चेन, ठीक है, इसे फूड चेन कहा जाता है। इस तरह से चेन बनता रहता है, पहले एक को कोई खाएगा फिर दूसरे को, स्टेप बाय स्टेप जैसे जाता है, जैसे हम प्लांट को खाते हैं, है ना, तो फिर प्लांट को हम खा जाते हैं ना, यही बात होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रास है, क्या है ग्रास, ठीक है, इसी ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। फिर ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा, ग्रास हॉपर को कोई स्पैरो आ गई, स्पैरो ने उसको खा लिया। चलिए स्पैरो को कौन खा लेगा आगे, ईगल खा लेगी। तो ये क्या है, एक फूड चेन बना ना, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। घास को खा रहा है ग्रास ऊपर, एनर्जी ले रहा है, ग्रास ऊपर को खा रही है स्पैरो, एनर्जी ले रही है, स्पैरो को आगे खा रहा है ईगल। तो इस तरह से एक चेन बनता रहता है, तो ये फूड चेन है। और यहाँ पे याद रखना एग्जाम्पल में कैरोट एक प्रोड्यूसर था, रैबिट एक प्राइमरी कंज्यूमर था, और विच ईट्स प्रोड्यूसर, एंड फॉक्स एक सेकेंडरी कंज्यूमर था जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे डियर एस्पिरेंट्स पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 26, डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन्स इन ए सिंगल इकोसिस्टम, कि कौन सा इसमें जो है वो कंसिस्ट करता है ऑल द फूड चेन्स एक सिंगल इकोसिस्टम के अंदर, फूड वेब, फूड चेन, इन्वेजन, न्यूडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स फूड वेब। ये फूड वेब जो होता है ये कंसिस्ट करता है ऑल द फूड चेन्स इन ए सिंगल इकोसिस्टम, याद रखना है, बोलना नहीं है। और ईच लिविंग थिंग एंड इन इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स, ये आपको पता होना चाहिए। और ईच फूड चेन इज वन पॉसिबल पाथ दैट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट जो हैं में टेक
एज दे मूव, जैसे ही वो क्या करते हैं, मूव करते हैं थ्रू आउट द इको सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ दीज इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स, कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स डिकम्पोजर की है, बताएं ज़रा। बैक्टीरिया या फिर प्लांट्स, फिश, स्नेक। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 28, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कंप्राइज द फर्स्ट लेवल इन फूड चेन, कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो है पहला लेवल यहाँ पे फूड चेन में लाता है। कंज्यूमर्स, कंपोजर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रे। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको कि प्रोड्यूसर सबसे पहले होते हैं, वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में यही आएंगे, आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, जो खुद से अपना खाना तैयार करते हैं। ऑटो का मीनिंग ही सेल्फ होता है, मेक देयर ओन फूड और दे मेक अप द फर्स्ट लेवल ऑफ एवरी फूड चेन। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, which pyramids show the relative amount of various parameters such as number of organisms, energy and biomass across tropic level, कि कौन से pyramid's हैं जो दिखाते हैं relative amount of various parameters, जैसे हम बात करते हैं organisms की, energy की, biomass की across tropic levels। ecological pyramid, biological, physiological, none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ecological pyramid shows the relative amount of various parameters such as number of organisms, energy and biomass across tropic level। ecological pyramids can also be called tropic pyramid और एनर्जी pyramid। pyramid ऑफ नंबर कैन either upright और इन्वर्टेड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि pyramid ऑफ नंबर किस तरह का होता है, ये upright भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, इन विच टर्म्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डिड, प्रॉब्लम्स, बायोमास, इकोलॉजिकल सक्सेस, एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द pyramid ऑफ बायोमास जो होता है ये रिप्रेजेंट्स करता है रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ लिविंग मैटर यानी बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ओके, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो बायोमास होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोरस में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31, हु फॉर्मुलेटेड द इकोलॉजिकल पायरामिड, कि इकोलॉजिकल पायरामिड को किसने फार्मूलेट किया था, चार्ल्स डार्विन, रेमोंड लैंडमैन या फिर चार्ल्स सल्टन या फिर ग्रिगोर मेंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1927 में क्या होता है, चार्ल्स सल्टन फार्मूलेट करते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड्स को। एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होती है ऑफ द लिंक, यानी लिंक होता है प्रोड्यूसर के बीच में जो फॉर्मिंग द बॉटम, फिर बॉटम से लेकर एंड द टॉप कार्निवोर्स आते हैं जो टॉप पे आते हैं। देखें सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर होंगे, फिर उसके बाद देखें इस तरह से बनता है ये कुछ, जैसे एक ये सबसे छोटा था, फिर इस तरह से आया, फिर इसको आगे से किसी और ने ट्रॉपिक लेवल बनाया, इस तरह से लास्ट पे जो आते हैं वो टॉप कार्निवोर्स आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एन इकोलॉजिकल पायरामिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच लेवल, पिरामिड ऑफ एनर्जी, सर्कुलर पिरामिड, पिरामिड ऑफ एज, पिरामिड ऑफ नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिरामिड ऑफ नंबर जो होते हैं ये रिप्रेजेंट्स करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच लेवल, प्रोड्यूसर्स फॉर्मिंग द बेस एंड द टॉप कार्निवोर्स फॉर्म द टिप। ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फूड चेन द पिरामिड इज इन्वर्टेड और अपराइट। इतना आपने याद रखना है। देखें अगर अभी भी आपको ये चीज़ नहीं समझ आई, देखें मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ जो हमारे पास क्या होता है बायोमास की। देखिए सबसे पहले मैंने कहा क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, अगर बेस में हम ग्रास यानी प्लांट को मान लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस घास को कौन खाएगा, रैबिट। कौन खाएगा, रैबिट, जिसे हम क्या कहते हैं, रैबिट। ये आगे प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीपी हम लिख देते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड नंबर पे आगे प्राइमरी कंज्यूमर पीसी लिख देते हैं। रैबिट को आगे फॉक्स खाएगा, फॉक्स। फॉक्स जो है ये प्राइमरी क्या है, कार्निवोर्स क्या है प्राइमरी सी यानी पीसी प्राइमरी कार्निवोर्स है ये। ठीक है, ये भी सॉरी कंज्यूमर भी आप कह सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं इसको। इसको हमने प्राइमरी कंज्यूमर कहा रैबिट को, हाँ जी इसको हमने कहा प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन जो फॉक्स होगा ना, फॉक्स को हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी ये ठीक कर देना, फॉक्स ही आ जाएगा हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर फॉक्स को खाएगा लायन, कौन खाएगा, लास्ट पे आ जाएगा, फॉक्स को खा जाएगा लायन, तो वो टॉप कार्निवोर्स में आएगा। किस में आएगा, टॉप कार्निवोर में। तो उससे हम कहते हैं टीसी यानी टेरिशियरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं, टेरिशियरी कंज्यूमर। इतना समझ आ गया। ओके, जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ये स्ट्रेट होता है, ये अपराइट पिरामिड होता है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेचुरल प्लेस होती है एक ऑर्गेनिजम्स की या कम्युनिटी की, वो किस नाम से जानी जाती है, नेच, बायोमास, हैबिटेट, हैबिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हैबिटेट।
place where an organisms, a community of organisms lives including all living and non living factors or condition of the surrounding environment। तो हैबिटेट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस द organisms wide environmental factor tolerance limit shows narrow distribution with low population size, wide distribution with high population size, narrow distribution with high population size, wide distribution with low population size। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस द organisms wide environmental factors tolerance limit shows a narrow distribution with low population size। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 35, प्लांट्स ग्रोज अंडर द डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं डायरेक्ट सनलाइट के अंडर, वो किस नाम से जान जाते हैं? हेलियोफाइट्स, स्कायोफाइट्स, सेमोफाइट्स, डाइकोट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द प्लांट्स विच ग्रो बेस्ट इन फुल सनलाइट्स आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। 36 पूछा गया, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज सेमोफाइट्स, स्कियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, मोनोकोट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्कियोफाइट्स। ठीक है, स्कियोफाइट्स जो होते हैं ये शेड के अंदर, यानी कि शेड के अंदर जो ग्रो कर सकते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो स्कियोफाइट्स कहा जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया आपसे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 जून को हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद, ये किससे स्टार्ट होता है? फोटोसिंथेसिस से, रेस्पिरेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, डीके से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फोटोसिंथेसिस से। ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया, इन डेजर्ट ग्रासलैंड विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली मोर अबंडेंट। कि जो डेजर्ट ग्रासलैंड होता है उसमें कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो रिलेटिवली मोर अबंडेंट होते हैं? एबोरियल, ड्यूरेनल, इक्वेटिक, फोसोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फोसोरियल एनिमल्स आर अबंडेंट इन डेजर्ट ग्रासलैंड, ओके, विच आर अडोप्ट टू लाइव अंडरग्राउंड इनसाइड बरोज इन लो टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, मैंने यहाँ पे लाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, नेचर क्लीनर्स किसको कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, डिकम्पोजर्स को, कार्निवोर्स को। तो याद रखना डिकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स को क्या कहा जाता है? नेचर क्लीनर्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंसंट्रेशन होती है हार्मफुल केमिकल्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? एंट्रोपिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बायो मैग्नीफिकेशन। जो होता है ये कंसंट्रेशन जब हो जाती है हार्मफुल केमिकल्स की ट्रॉपिक लेवल के अंदर, उसे बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। ये कौन से साल जो है इनेक्ट किया गया था? 1972 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। तो इसका आंसर है इट वाज इनेक्टेड इन मई 1986 एंड केम इन टू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। इट हैज़ 26 सेक्शन, इसके अंदर 26 सेक्शन है, 4 चैप्टर्स हैं। और ये एक्ट जो है वाइडली कंसिडर टू हैव बीन ए रिस्पॉन्स टू द भोपाल गैस लीक। आपको ये पता होना चाहिए, जो भोपाल गैस लीक हुआ था यानी ट्रेजिडी हुई थी, उसके बाद ये वाइडली कंसिडर किया गया इसको। तो ये इनेक्ट हुआ था 1986 में, ये आपने याद रखना है। और फोर्स में आया 19 नवंबर 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द एसोसिएशंस बिटवीन टू स्पीशीज ईच एंड विच इज़ बेनिफिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर इज कॉल्ड। तो एसोसिएशन जो होता है दो स्पीशीज़ के बीच में, जिसमें बेनिफिट होता है को बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर दूसरे से, तो क्या होगा? कमेंसलिज्म, म्यूटलिज्म, प्रोटो कॉर्पोरेशन, प्रीडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है म्यूटलिज्म। देखें, एसोसिएशंस बिटवीन टू स्पीशीज ईच एंड विच इज़ बेनिफिट, दोनों को जिससे बेनिफिट होता है फुली, तो वो म्यूटलिज्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज। कि जो मेजरमेंट यूनिट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का वो क्या है? बहुत बार ये एग्जाम में आता है। ग्लोबल हेक्टर, नैनोमीटर, होप्स, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ग्लोबल हेक्टर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स एनवायरनमेंट सच एज पाउंड एन ओशन फॉरेस्ट इवन एन एक्वेरियम इज नाउन एज बायोम, कम्युनिटी, एबायोटिक एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। ए लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोनो ऑक्युपाइंग ए मेजर हैबिटेट एग्जाम्पल फॉरेस्ट और टुंड्रा कॉल्ड। उनको क्या कहा जाता है? हैबिटेट, इकोलॉजिकल निक, बायोम, नन ऑफ दीज।
जो लार्ज नेचुरली अकरिंग ये हमारे पास कम्युनिटी होती है फ्लोरा एंड फौना की, याद रखना, जो ऑक्युपाइंग करती है एक मेजर हैबिटेट को। एग्जांपल ले लेते हैं, किसी फॉरेस्ट की बात करें, जैसे टुंड्रा फॉरेस्ट की एग्जांपल ले ली, तो इसे बयूम कहा जाता है। ये टर्म बहुत बार एग्जाम में आती है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। डियर एस्पायरेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोपोंडेड 10% लॉ। 10% लॉ किसने प्रोपोंड किया था? रेमोंड, लाइनमैन, टेंसले, रॉबर्ट हुक, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है रेमोंड, जो हमारे पास लाइनमैन थे। 10% रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज बीइंग क्रिएटेड टू रेमंड, जो हमारे पास लाइनमैन थे 1942 में इन्होंने ये हमारे पास प्रोपोनेट किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट एंड देन टू नाइट्राइट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। जो कन्वर्शन होती है अमोनिया की नाइट्रेट से एंड देन टू नाइट्राइट्स में, इसे कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। द कन्वर्शन ऑफ, क्या कहा मैंने, the conversion of ammonia into nitrites is called nitrification. It is carried out by some autotrophic bacteria, जैसे जिस तरह से हमारे पास नाइट्रोसोमोनास हो गया, नोट कर लें, एंड नाइट्रोकोकस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज के नाम है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम? पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम। तो इसमें से लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? ओशन इकोसिस्टम। ओशन इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड प्रोवाइडिंग लिवलीहुड्स फॉर बिलियंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट नॉइस पोल्यूशन, बीट ग्लोबल पोल्यूशन, बीट एयर पोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, तो आपको ये समझ आनी चाहिए। बाकी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है, आपकी रिवीजन हो गई होगी अच्छे से। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है 8492886188 पर मैसेज करना, ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं रात को 9:30। सुपरवाइज़र का जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन का सेकंड यूनिट है, उस पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं, पहला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तब हम बात करेंगे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।